हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका जूलॉजी का टीचर डॉक्टर नीतीश शर्मा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, इसमें हम लोग पढ़ते क्या क्या है। तो इसमें हम लोग रक्त के बारे में पढ़ेंगे, लसिका के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे और रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे और फिर रोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानते ही ये चैप्टर कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। तो ये आपके 11th के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ साथ आप जब अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट 2026 जो आने वाला है, या फिर आप बी फार्मा, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग या फिर फिजियोथेरेपिस्ट, तो अगर इनमें से या ऑटोमेटिस्ट, इनमें से कोई भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर तैयारी में आपको ये जो जंतु विज्ञान का चैप्टर है इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको उन तैयारी करने में बहुत फायदा मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शरीर के द्रव की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेटा, अगर शरीर का द्रव बेसिकली 2 हैं। कौन कौन सा? एक का नाम है रक्त और दूसरे का नाम है लसिका। क्या क्या नाम है? रक्त तथा लसिका। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि रक्त तथा लसिका दोनों ही एक प्रकार के क्या है? संयोजी ऊतक। क्या है एक प्रकार के? ये दोनों संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक में भी कैसे संयोजी ऊतक है? विशिष्टीकृत। ठीक है, कैसे है वाले संयोजी ऊतक हैं ये? विशिष्टीकृत कृत द्रव संयोजी ऊतक। तो विशिष्टीकृत द्रव संयोजी ऊतक, इन्हें पूरे नाम से बोला जाता है संयोजी ऊतक। अब सवाल ये है कि इनको संयोजी ऊतक कहते क्यों हैं, या रक्त और लसिका संयोजी ऊतक क्यों है, या रक्त और लसिका और हृदय, यानी ये जो पूरा चैप्टर है शरीर, द्रव तथा परिसंचरण, इसकी जरूरत ही क्या है। तो आपको जैसा कि मालूम है बच्चों कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एटीपी। तो हमारी कोशिकाओं को क्या चाहिए रहता है? एटीपी। और आपको मालूम है ये एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है? ये एटीपी प्रोड्यूस होता है जब ग्लूकोज को जलाया जाता है, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की। तो इससे बनता है एटीपी। और क्या बनता है? और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है? वाटर। ठीक। और यही एटीपी आपको क्या देता है? ऊर्जा। ठीक है। तो यहां पर ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंच रहे हैं कहां पर? कोशिका में। कहां पे पहुंच रहे हैं? किसी भी कोशिका में जहां पे कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया वो इनको जलाकर बना रहा है ऊर्जा। ठीक है। तो ये जो कोशिका तक पहुंच रहा है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज कहां पे जाएगा? पहले आहार नाल में जाएगा, आहार नाल से जाएगा रक्त में, और रक्त या लसिका में, उसके बाद पहुंचेगा कोशिका में। उसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो पहले कहां जाती है? फेफड़ों में। फेफड़ों से फिर वो पहुंचती है रक्त में, और रक्त से पहुंचती है फिर कोशिका में। तो रक्त का काम होता है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को आपस में जोड़ना। जैसे लंग्स की कोशिकाएं फेफड़ों की कोशिकाओं को जोड़ना किसी दूसरी कोशिका से। ठीक है। और उनके बीच में समान का, और वो समान क्या है? वो समान है ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन, उनको पहुंचाना। साथ साथ जब वो उत्सर्जित पदार्थ निकालती हैं कोशिकाएं, भाई गंदगी भी तो निकलेगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा अमोनिया, उसके अलावा यूरिया, तो उनको भी वहां से कोशिका से लेकर जहां पे ले जाना होता है। जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है? वो निकलती है आपके फेफड़ों द्वारा। और अगर आप देखें यूरिया और अमोनिया कैसे बाहर निकलता है, तो यूरिया जाता है किसके द्वारा? किडनी यानी वृक्क के द्वारा। ठीक है। तो इसका मतलब रक्त तथा लसिका का कार्य क्या है? विभिन्न पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, और वहां से अपशिष्ट पदार्थों को दूसरे अंगों तक पहुंचाना। तो ये तो हो गया एक काम कि भाई रक्त और लसिका की जरूरत क्या है हमारे शरीर को। और ये रक्त लसिका अपने आप से नहीं घूमता, बल्कि उनको घुमाने के लिए क्या होता है? एक पंप होता है, एक मोटर पंप। वो हमारा क्या होता है? हृदय। ठीक है। तो हृदय जब पंप करता है तब रक्त जो है वो दूसरे अंगों तक पहुंचता है, दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचता है। और वो भी ऐसे नहीं पहुंच जाता है। वो कैसे पहुंचता है? अगर हम मानव की बात करें तो वो पाइपलाइंस में होता है।
जैसे हमारे घर में नल आता है ना, नल में पानी आता है तो एक पाइपलाइन के द्वारा आता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर है वो विभिन्न ऊतकों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है पाइप के द्वारा। उन्हीं पाइप को हम लोग बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं, ठीक है, जिनके बारे में हम डिटेल आगे करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि रक्त तथा लसिका यानी शरीर के जो द्रव है उनकी जरूरत आपको पड़ी क्यों, ठीक है। तो ये तो एक जनरल सी बात है जो एनसीईआरटी में शुरुआत में दे रखी है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है ना। अब आगे बात करते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, तो जरूरी क्या है कि हमारे पास कितने तरह के परिसंचरण तंत्र होते हैं। तो हमारा परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है, जो शरीर में रक्त बहता है वो किस तरीके से बह रहा है। तो हमारे शरीर में हमारे शरीर में नहीं, मतलब पूरे जानवरों के शरीर में परिसंचरण तंत्र कितने तरह के होते हैं। तो एक और हम लिखेंगे परिसंचरण तंत्र और एक और लिखेंगे संघ। आपको याद होगा हमने जब आपको श्वसन तथा गैसों का विनिमय वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी ये बात बताई थी कि किस तरीके से कौन से एनिमल में, कौन से संघ में कौन सा श्वसन अंग होता है। उसी तरीके से हम इसको भी पढ़ने आ रहे हैं कि कौन से संघ में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है। तो मुझे आशा है कि आपने श्वसन तथा गैसों का विनिमय चैप्टर पढ़ा था, तो आपको कम से कम संघ के नाम याद होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जंतु विज्ञान में लगभग 11.5 लाख एनिमल्स हैं, जंतु हैं, और उन 11.5 लाख जंतुओं को हम लोग ने वर्गीकृत किया है किसमें, 11 बड़े संघों में। तो उन 11 बड़े संघों के मैंने यहाँ नाम लिखने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो 11 बड़े संघों में पहला संघ कौन सा है, पॉरीफेरा। दूसरा, चौथा संघ कौन सा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। पांचवा संघ कौन सा है, एस्केहेल्मिन्थेस। ये याद रहना चाहिए, बाद में आपने अगर इसको याद कर रखा है तो आपको जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है वो इजी लगेगा, ठीक है। और ना इजी लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर एनिमल किंगडम जंतु जगत वाला जो चैप्टर है उसको ढूंढ के पढ़िएगा, ठीक है। तो पॉरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, फिर कौन है, एनीलिडा। एनीलिडा के बाद कौन आता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद कौन आता है बेटा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। मोलस्का के बाद कौन आता है, मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद कौन आता है, हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा के बाद कौन आता है, कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा। आशा है आपको बोर्ड पे सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए आप एक बार। अब हम लोग देखेंगे कि हर एक संघ में काम आ गया रे भाई तुम, कौन कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है बेटा। तो हमने ये 11 संघों के नाम लिख लिए हैं। अब हम लोग इनके परिसंचरण तंत्र को देखते हैं। तो पोरीफेरा में परिसंचरण तंत्र किस चीज का होता है, जलनाल तंत्र के नाम से, ठीक है। अगर ज्यादा डिटेल आपको जाननी है तो आप जंतु जगत वाला जो है वो देखिएगा, ठीक है, चैप्टर जलनाल तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। निडेरिया में किसके थ्रू होता है, निडेरिया में होता है जठरवाही तंत्र, जठरवाही तंत्र। टिनोफोरा में भी जठरवाही तंत्र। प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस, इन दोनों में शारीरिक द्रव द्वारा, शरीर के द्रव द्वारा, ठीक है। हालांकि कोई इसमें खास होता नहीं है इसलिए ज्यादा लिखा नहीं आता है। एनीलिडा में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से, है ना। आर्थ्रोपोडा में और आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है।
अब ये बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। मोलस्का में बंद भी होता है और खुला वाला भी होता है, बंद भी हो सकता है, खुला वाला भी हो सकता है, ठीक है। फिर इकाइनोडर्मेटा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, हेमिकॉर्डेटा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है और कॉर्डेटा में बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। ये जो मैं डैश डैश लगा रहा हूं इसका मतलब परिसंचरण तंत्र लिखा है, ठीक। तो इतनी बात तो आप नोट कर लीजिए पहले। तो ये बात हो गई कि किस संघ में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। तो पोरीफेरा में कौन सा होता है बेटा, जलनाल तंत्र। निडेरिया टिनोफोरा में कौन सा होता है, जठरवाही तंत्र। प्लेटिहेलमिन्थस और एस्केलमिन्थस में कोई खास नहीं होता, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इसको, क्योंकि एनसीईआरटी इसके बारे में कुछ लिखती नहीं है, ठीक है। एनिलिडा में बंद परिसंचरण तंत्र, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र, मोलस्का में बंद और खुला दोनों टाइप का पाया जाता है अलग अलग एनिमल्स में। इकाइनोडर्मेटा में खुला, हेमिकॉर्डेटा में खुला परिसंचरण तंत्र और कॉर्डेटा में मुख्यतः बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो इतनी बात हो गई कि किस संघ में कौन सा परिसंचरण तंत्र होता है। देखिए जब जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उन चैप्टर में शुरुआत में हर एक एनिमल के बारे में पढ़ लेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो उससे फायदा क्या मिलेगा, जब आप जंतु जगत को याद करोगे तो जंतु जगत वाले में आपको आधे से ज्यादा चीज इसी तरह याद हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं और आप जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग खुला और बंद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र कितने टाइप का होता है, दो तरह का, एक खुला और दूसरा बंद। तो हम लोग सी बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ऊपर परिसंचरण तंत्र। तंत्र ये दो तरह का होता है, एक खुला और एक बंद, ठीक है बेटा। दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको जनरल एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में जो पानी आ रहा है वो किसी कुएं से तो आ नहीं रहा है, ठीक है। वो किस तरह आ रहा है, पाइपलाइन के द्वारा। नलके होते हैं ना, तो वो पाइपलाइन के द्वारा आपके पास अगर पानी आ रहा है तो पानी एक पाइप में से होता हुआ पास हो रहा है। तो इस तरह का अगर हमारे शरीर में भी अगर पानी यानी ब्लड जो है, रक्त हमारा, वो पाइप यानी रुधिर वाहिकाओं द्वारा पास हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बंद परिसंचरण तंत्र। क्योंकि जो रक्त है वो एक पाइप के अंदर बंद है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है बेटा। और खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पानी लेने जाएं किसी कुएं से, किसी तालाब से, किसी नदी से, तो वो पूरा एक हिस्सा है बड़ा सारा जहां पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर वहां से उस तरीके का कोई हिस्सा, इसी तरह की चीज बॉडी के अंदर किसी के पाई जाती है, शरीर के अंदर, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र में पाइपलाइंस नहीं होती, बंद परिसंचरण तंत्र में पाइपलाइंस होती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं अलग तरीके से इसको। जैसे मान लीजिए किसी कोई एनिमल है, जैसे मान लीजिए तिलचिट्टा, कॉकरोच, है ना, उस कॉकरोच के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है बेटा। तो खुले परिसंचरण तंत्र में कॉकरोच में होगा कैसे, जैसे छोटे छोटे गड्ढे हैं उसके शरीर में मान लो, और उसी गड्ढे के अंदर उसके अंग भी हैं और उसी गड्ढे में रक्त भी मौजूद है। तो वो छोटे छोटे गड्ढे यानी छोटे छोटे तालाब हैं जिसके अंदर उसके शरीर के अंग डूबे हुए हैं, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में ऐसा नहीं है, ठीक है। जो बड़े एनिमल्स हैं जिनके पास भी बंद परिसंचरण तंत्र, जैसे कॉर्डेटा में पूरे पाया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, शरीर के अंदर छोटे छोटे गड्ढे नहीं जिनमें रक्त भरा हुआ है, बल्कि क्या है, पाइपलाइंस हैं, खूब सारी पाइपलाइन है ना, खूब सारे ट्यूब्स हैं, खूब सारी नलिकाएं हैं जिनके द्वारा जो है रक्त सभी अंगों, सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है। तो आप ये बताइए कौन सा आधुनिक है और कौन सा प्राचीन। बिल्कुल सही। तो आधुनिक कौन सा है, ये वाला आधुनिक है और खुला वाला प्राचीन। तो ये हो गया प्राचीन टाइप का और ये हो गया आधुनिक टाइप का, ठीक। दूसरी बात लेते हैं हम। दूसरी बात, खुले परिसंचरण। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त केशिकाएं नहीं होती हैं, रक्त केशिकाएं अनुपस्थित, अनुपस्थित, ठीक है। और बंद वाले में रक्त केशिकाएं उपस्थित,
यानी सबसे छोटी जो रक्त नलिकाएं होती हैं वो मौजूद होती हैं, उपस्थित। ठीक है। फिर तीसरा, इनके अंदर जो रक्त होता है वो छोटे छोटे गड्ढों में होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्यूना। ठीक, तो लिखिए, रक्त छोटे छोटे गड्ढों में होता है, गड्ढों में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रक्त रक्त वाहिकाओं में होता है, रक्त रक्त वाहिकाओं में होता है। ठीक है, हृदय दोनों में पाया जाता है, हृदय उपस्थित और उसमें भी हृदय उपस्थित। ठीक है, मोस्टली दोनों में हृदय पाया जाता है। अब रक्त के जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऊतक अवकाश। उन्हें ऊतक अवकाश या साइनस बोलते हैं, साइनस कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है इसमें, जैसे इसमें देखिए अगर उदाहरण, तो कौन कौन से हैं, खुला परिसंचरण तंत्र, अभी मैंने बताया था आपको, खुला किसमें किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में, और किसमें होता है, मोलस्का में। मोलस्का में भी खुला और बंद दोनों टाइप के थे, मोलस्का में। ठीक है, और बंद वाला किसमें पाया जाता है, एनिलिडा में। ये मुख्यतः है, बाद में हम लोग देख लेंगे किस एनिमल में कौन सा होता है। ठीक है, और किसमें, कॉर्डेटा में, और किसमें, मोलस्का में। ठीक है, मोलस्का। तो ये उतार लीजिए आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं आपको। चलिए हटा रहा हूं मैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं रक्त के बारे में। पहले रक्त के बारे में सब पढ़ेंगे, फिर लसिका के बारे में। तो बात करते हैं रक्त। तो रक्त है क्या बेटा, तो आपने पढ़ा कि रक्त विशिष्टीकृत तरल संयोजी ऊतक है, पहली बात। अब रक्त में दो भाग होते हैं, रक्त में दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा और दूसरे को बोलते हैं निर्मित अवयव। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरे बोलते हैं निर्मित अवयव, निर्मित अवयव। या यही क्या होता है, यही होता है रुधिर कोशिकाएं। क्या होता है ये, रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, अब है क्या, इनको देखते हैं। निर्मित अवयव प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिका, है ना। तो भैया प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का कितना भाग बनाता है, 55%। कितना, 55। और निर्मित अवयव कितना बनाते हैं, 45%। ठीक है, निर्मित अवयव मुख्यतः तीन होते हैं, कौन कौन से, एक को बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, एक को बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट को भाई, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो लाल रुधिर कणिका, क्यों इसको लाल रुधिर बोलते हैं, क्योंकि लाल रंग की होती है, श्वेत वाली श्वेत कलर की होती है। ठीक है बेटा, और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स ही है। ठीक,
अब जो इनके बारे में तो हम बाद में देखेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो होता है बेटा, इसमें दो पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट होता है जल, जो कि 90 से लेके 92% तक बनाता है, ठीक है। यानी प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है, जल, ठीक। और दूसरा क्या होता है, अन्य पदार्थ। तो अन्य पदार्थ कितने होते हैं, वो होते हैं 8 से 10%, ठीक है। अब उन अन्य पदार्थों में देखें सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सबसे ज्यादा वो होता है 6 से 8% होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन कौन से हैं? ये प्रोटीन मुख्यतः 3 हैं जो तुम्हारे कोर्स में, वैसे तो कई सारे पाए जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कोर्स में मुख्य रूप से कितने हैं, 3, ठीक है। कौन कौन सा, एक है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है रुधिर को गाढ़ा और पतला करना, ठीक है। तो अभी मैं इस सबके बारे में डिटेल भी बताऊंगा तुमको, ठीक। तो एल्ब्यूमिन का कार्य क्या होता है, रक्त का परासरण मेंटेन करना, रक्त का परासरण, परासरण को क्या बोलते हैं भाई, यानी ऑस्मोसिस, सुना है नाम ना तुम लोगों ने, को मेंटेन करना मतलब, रक्त का परासरण को बनाए रखना, ठीक है। दूसरा दूसरा जो होता है वो कौन सा है, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। ग्लोबुलिन क्या काम करता है बेटा, ये आपके शरीर की WBC एंटीबॉडीज को बनवाता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण करना, ठीक है बच्चों, एंटीबॉडी का निर्माण करना। और फिर तीसरा क्या होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। उसके अलावा तीसरा क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है। और दूसरा थ्रोम्बिन के साथ साथ ही एक फाइब्रिन। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिन ये रक्त का थक्का बनवाती है, क्या करवाती है, जो रक्त जमता है ना हमारे शरीर में उसको करवाती है, रक्त का थक्का बनाना, थक्का बनाना, ठीक है बेटा। ये तो हो गया प्रोटीन। प्रोटीन के अलावा हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स। ये कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम आयन, जैसे मैग्नीशियम आयन, जैसे कैल्शियम आयन, ठीक है, जैसे पोटेशियम आयन, जैसे क्लोराइड आयन, जैसे बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, आदि। उनके अलावा क्या पाया जाता है, उनके अलावा होता है रुधिर के अंदर ग्लूकोज, और क्या होता है, श्वसन गैसें, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नोट कर लो इतनी बात।